हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजी पे, और ये लेक्चर 1 है जो मैं शुरू कर रहा हूँ आज। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो बायोलॉजी है उसके किस किस पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। पहला पार्ट जो है वो हम लोग ख़त्म करेंगे जूलॉजी। ठीक है। पहला पार्ट जो है वो हम जूलॉजी ख़त्म करेंगे, और उसके बाद जो है दूसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो बॉटनी पढ़ेंगे। ठीक है। कई बुक्स में इसी बॉटनी को प्लांट किंगडम भी कहा गया है। तो उससे आप लोग क्या कहते हैं, मत समझिएगा कि ये कोई अलग टॉपिक है। ये असल में वही चीज़ है, बॉटनी है, या हम क्या कह सकते हैं, प्लांट किंगडम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये हमको 2 पार्ट पढ़ने हैं। तो पहले हम जो है इसका इंडेक्स पढ़ लेते हैं, या इंडेक्स आप लोग लिख लीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो को पॉज करके या जैसा भी आपको ठीक लगे इंडेक्स आप लोग लिखते जाएं। ठीक है। तो पहले हम लोग जो है इंडेक्सिंग करेंगे, इसकी क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइटोलॉजी। ठीक है। CYTOLOGY। ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, साइटोलॉजी वाला पार्ट है, वो ख़त्म करेंगे हम लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो देखो MCQ का आपके एग्जाम में यहीं से आ जाता है कि द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज व्हाट, साइटोलॉजी। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या साइटोलॉजी में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ठीक है। प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं। दोनों में क्या फ़र्क होता है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें काफ़ी कुछ करने को, और एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ इससे क्वेश्चन आते हैं। इससे सेल ऑर्गन जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, लाइसोसोम का क्या है। तो सारी चीज़ें मैं आपको साइटोलॉजी में कराऊंगा। तो पहला इंडेक्स अगर देखें हमारा तो क्या है, साइटोलॉजी है। ठीक। दूसरा चैप्टर जो हम लोग करेंगे अंडर द बायोलॉजी, वो करेंगे हम लोग क्या, आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हम लोग क्या करते हैं कि 2 पार्ट में हम लोग उसको पढ़ते हैं। पहला होता है आपका नॉन कॉर्डेटा। ठीक है। और दूसरा होता है आपका कॉर्डेटा। ठीक है। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में कई बुक्स में इसी चैप्टर को एनिमल किंगडम लिखा हुआ है। ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना, एनिमल किंगडम में भी वही क्लासिफिकेशन दे रखा है जो मैं आपको इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में। ठीक है। उसके एग्जाम्पल काफ़ी पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है थर्ड चैप्टर जो करेंगे, दैट इज़ द थर्ड चैप्टर, वो है हमारा सिस्टम्स। ठीक है। ये सिस्टम्स वाला पार्ट करेंगे हम लोग। इसमें जो सिस्टम्स हम लोग मेन करेंगे, वैसे तो देखा जाए 8 to 9 आपके जो है सिम्टम्स जो होते हैं आपके, लेकिन हमने करने क्या है इसमें से मुश्किल से जो बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं उसको ही करने हैं। जैसे कि हम लोग पहले जो करेंगे, जो पहला करेंगे वो है इंडोक्राइन। ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इंडोक्राइन। ठीक। तो आप इसको प्लीज़ लिखते जाओ सब लोग, साथ साथ में वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, लिखते भी जाओ और पॉज करके भी आप लिखते जाओ उसको। तो पहला हो गया इंडोक्राइन। देन आपका सेकंड जो हो गया वो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देन थर्ड जो हम लोग करेंगे वो करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मुझे लगता है कि इस बार इससे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है वो रेस्पिरेशन जो सिस्टम है, जो रेस्पिरेशन ट्रैक है, उसी पे इन्फेक्ट करता है जब बहुत सीवियर केस हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बार रेस्पिरेशन सिस्टम से क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं। देन आपका फोर्थ जो है वो हम लोग करेंगे क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देन उसके बाद फिफ्थ जो है वो हम लोग करेंगे, फिफ्थ चैप्टर जो करेंगे वो करेंगे आपका क्या, ये आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम। देन सिक्स्थ वाला जो करना है वो हमको सेंस सिस्टम जो है वो करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ईयर्स के बारे में पढ़ते हैं, टंग के बारे में पढ़ते हैं, आपके क्या कहते हैं आइज़ का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। सेवेंथ चैप्टर जो हम लोग करेंगे सिस्टम के अंदर वो करेंगे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें हम लोग खास तौर पे जो किडनी का फंक्शन होता है और जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो ये मैं आपको 8 to 9 बोल रहा था, बाकी के सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं।
जो होंगे वो मिसलेनियस में मैं करा दूंगा, जैसे टाइप ऑफ जॉइंट्स हो गया। अब ये क्वेश्चन नहीं आते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिक आपके जो आप जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, उसके जीएस में तो नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमने उसको पुट ऑन इतना इम्फेसाइज या इतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है। जो कुछ होगा वन लाइन स्टेटमेंट वो मैं आपको इसमें अलग से लिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 7 to 8 सिस्टम्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है और ये सारे मैं आपको कराऊंगा, ठीक। देन इसके बाद जो अगला हमने करना है वो भी आपका रट्टाफिकेशन ही है, और ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो प्रोवाइड करा दूँ। और लेकिन लिख लो इंडेक्स में होगा, वो क्या होगा कि डिजीज़ कॉज्ड बाय, ठीक है, जो अलग अलग हमको ह्यूमन बींग्स को डिजीज़ होती हैं कॉज्ड बाय। सबसे पहले डिजीज़ किससे होती है आपकी, वायरस, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। कोविड-19 क्या है, वायरस ही है। देन डिजीज़ बाय व्हाट, बैक्टीरिया, बहुत सारी बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमको डिजीज़ करते हैं। देन उसके बाद आपका प्रोटोजोआ, ठीक है, ये एक फाइलम होता है, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। प्रोटोजोआ ये भी बहुत सारे डिजीज़ इंसानों में करता है। जैसे इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो आपने सुना भी होगा, मलेरिया हो गया, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है जो कि इंसानों को बीमार करता है और मलेरिया जैसी डिजीज़ होती है। देन उसके बाद आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। देन उसके बाद आपका फ्लैट वर्म्स, ठीक है, और राउंड वर्म्स, इनसे रिलेटेड भी काफ़ी डिजीज़ होती हैं। तो मेन तौर पे हमको ये वाले ख़त्म करने हैं। कुछ केसेस में, रेयर केसेस में आपका जो ये फंगस होता है उससे भी इंसानों में डिजीज़ या ह्यूमन बींग में डिजीज़ हो जाती है। तो आपको ये समझना है कि आपके एग्ज़ाम में वायरस से कम होती तो लगभग मोर देन 20 या मोर देन कह सकते हो, मेडिकल साइंस में जाओगे तो 100 डिजीज़ मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट 10 डिजीज़ जो है वो वायरस की आपको याद करनी है कि ये डिजीज़ कौन सी, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कोविड-19 हो गया, सार्स हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो वायरस होने वाली डिजीज़ है। ऐसी आपकी लगभग 10 जो है बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। ऐसी लगभग आपकी 5 to 10 जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है। देन आपका 1 to 2 फ्लैट वर्म और राउंड वर्म से होने वाली, और फंगस से होने वाली डिजीज़, ठीक है। 1 इसकी डिजीज़ याद कर ली तो बहुत है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। देन इसके बाद अगला जो हम लोग जूलॉजी में करेंगे, इंडेक्सिंग में जो मैं अभी आपको लिखा रहा हूँ, जो अगला हम लोग करेंगे वो करेंगे आपका जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स जो है बहुत हाई लेवल की हमने नहीं पढ़नी है, लेकिन जैसे मेंडल लॉ हो गए और आपकी ख़ास तौर पे ढेर सारी जो जेनेटिक क्या होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उनके बारे में पढ़ना हो गया। तो वो सब चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें करेंगे। देन आपका ब्लड ग्रुप जो होता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी किसके बेसिस पे होता है, जेनेटिक्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो वो चीज़ करेंगे। देन आपका एक वर्ड आपने सुना होगा, म्यूटेशन। एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन भी कई बार पूछ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग जो हैं वो क्या म्यूटेशन को समझेंगे कि म्यूटेशन क्या चीज़ होती है। उससे भी एक आध क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो हम लोग जूलॉजी के अंडर में पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग बॉटनी के अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन, माना कि जूलॉजी के कंपेयरिंग थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन तभी इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। तो बॉटनी के अंदर में जो है हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला आपका हो गया आपका क्या, एल्गी हो गया, आपका फंजाई आपका हो गया। देन आपका ब्रायोफाइटा हो गया, ठीक है। देन आपका टेरिडोफाइटा, पॉज करके अगर आप लिख सकते हो तो उसको लिखते जाओ, टेरिडोफाइटा हो गया। देन आपका जिम्नोस्पर्म हो गया, और उसके बाद एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। देन थोड़ा बहुत हम लोग जो है प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जो अगला कह सकते हो बॉटनी का इंडेक्सिंग है जो पढ़ना है हमने, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी जो होती है उसमें हम लोग इसके जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, स्टेम का फंक्शन क्या है, लीफ का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ता है हम लोग को थोड़ा बहुत, क्योंकि इससे भी आपके जनरल स्टडीज़ में जो है वो क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत आ जाते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और थोड़ा बहुत एक चैप्टर हम ले लेंगे, थोड़ा बहुत इसके एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है वो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी, ठीक। तो हम लोग जो है फिर आज जो शुरुआत करेंगे वो जूलॉजी के जो पहला पार्ट था हमारा, जो कि अगर आपको याद हो कौन सा, साइटोलॉजी।
तो वो हम लोग शुरू करने वाले हैं साइटोलॉजी से, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो सब लोग, साइटोलॉजी, SCYTOLOGY, साइटोलॉजी, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ कि इस साइटोलॉजी वाले पार्ट से आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग आपके 2 से लेकर 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आते हैं साइटोलॉजी से, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं पहले आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखा दूँ, बेसिक जो क्वेश्चन आ जाते हैं आपके MCQ टाइप में। तो पहला लिखो, इन 1665 रॉबर्ट हुक was the first scientist who gave the term cell, ठीक है, who gave the term cell। तो आपके MCQ में आता है कि सबसे पहले सेल टर्म जो है वो किसने दिया था, बाय द रॉबर्ट क्राइव इन 1665, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बना के लिखिए, इन 1839 दो आपके साइंटिस्ट थे। पहला उनका नाम है आपका श्लाइडन, SCHLEIDEN, श्लाइडन, एंड श्वान, SCHWANN, श्वान, गेव सेल थ्योरी, ठीक है, गेव सेल थ्योरी, ठीक है। तो ये एक ईयर याद रख लिया आपने और साइंटिस्ट के नाम याद रख लिया आपने, और क्या दिया था इन्होंने, सेल थ्योरी। तो MCQ में आएगा कि सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो यू हैव टू टेक श्लाइडन एंड श्वान, गॉट इट। देन अगला एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ दिस सेल स्पेशली फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पढ़ाई करें, क्योंकि ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा और सबसे छोटा सेल का साइज़ क्या होगा, तो उसके लिए आप याद रखोगे 0.5 माइक्रोन जो है स्मॉलेस्ट साइज़ है, और अगर लार्जेस्ट में करने को आएगा तो आप टिक करके आएंगे 20 माइक्रोन, ठीक है, 20 माइक्रोन आप टिक करके आएंगे। और अगर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑस्ट्रिच का जो एग है वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा सेल तो वही है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा जो आपका सेल है, या कह सकते हो कि सबसे लार्जेस्ट, वो है आपका नर्व सेल, ठीक है। तो इसके लिए नर्व सेल का डायग्राम और ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन MCQ में अगर आ गया द लार्जेस्ट आपका जो सेल है इनसाइड ह्यूमन बॉडी, तो यू हैव टू टेक नर्व सेल, ठीक है। और अगर देखा जाए ओवरऑल पूरे बायोलॉजी में सबसे बड़ा सेल जो है वो फिर आपका ऑस्ट्रिच जो एग होता है, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच वो होता है, ठीक है। तो एक ये कुछ फैक्ट्स हो गए। अच्छा, फिर अगर जब आगे बढ़ते हैं तो जो ये आपके सेल होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। पहला जो सेल होता है वो आपका होता है प्रोकैरियोटिक, KARYOTIC, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब ध्यान रखना क्या होता है, प्रिमिटिव, ठीक है। प्रो का मतलब जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, ठीक। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा आपका जो होता है वो होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। तो यू एज यूजुअल है, नया आपका होता है, ठीक है। इसका मतलब ही क्या हो गया, न्यू। अब जो आपका ये यूकैरियोटिक सेल होता है ये फर्दर 2 में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल को। एक जो होता है वो आपका होता है प्लांट सेल, ठीक है, और दूसरा जो आपका हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वी हैव टू स्टडी एनिमल सेल, ठीक है। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है जिससे हम ये पहचानते हैं कि पर्टिकुलर सेल जो है वो प्लांट सेल है और जो पर्टिकुलर सेल हमने आइडेंटिफाई किया है वो एनिमल सेल है, ठीक है। तो ये आपको फ्लो चार्ट समझ में आ रहा होगा, पहला प्रो हो गया, दूसरा आपका यूकैरियोटिक सेल हो गया, ठीक है। तो शुरुआत जो है वो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल से ही करेंगे। जैसे कि भाई शुरू में बताया, इसका मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव। हम ये मान के चलते हैं कि जब इस वर्ल्ड में लाइफ का ओरिजिन शुरू हुआ तो सबसे पहले आपके इस वर्ल्ड के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल आए थे और उनसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बनने आपके शुरू हुए थे, ठीक है। तो
हेडिंग डाल लो सब लोग, सम जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, सम जनरल कैरेक्टर्स, सम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, सम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला देखो, जो एक बड़े आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपको कोई सेल दिख रहा है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है, दैट इज, लिखिए न्यूक्लियर, NUCLEAR, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरा आपका न्यूक्लियस, ये दोनों क्या होंगे, आर बोथ टोटली एब्सेंट और अंडर डेवलप, ठीक है। इसकी मैं एक आपको इमेज दिखाता हूँ, जो नेक्स्ट आपकी इमेज है। जैसे कि ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सेल होता है उसके बीचों बीच में आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, एक न्यूक्लियस दिखाई देगा बिल्कुल साफ साफ, और उसी के बाद आपको इसी में क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ बीच में न्यूक्लियस दिखाई देगा और फिर इसके चारों ओर क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। अब यहीं से जो ये डायग्राम है इसको पॉज करके जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई देता है, यू हैव टू मेमोराइज इट। जैसे कि आपका ये सेल वॉल हो गया, जबकि वो प्लांट में होता है तो मैं भी डिफरेंस बताऊंगा आगे चल के। फिर आपका ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये प्लाज्मिड आपका हो गया, फिर आपका ये राइबोसोम हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म सब में ही मिलेगा आपको। फिर ये आपका न्यूक्लियोइड हो गया जो कि कंटेन दी व्हाट, जीनोस, फिर अभी बताऊंगा आगे में क्या है, और ये फ्लैजिला आपका हो गया। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा वापस आएँ, कुछ और कैरेक्टर करें इनके बारे में, तो अभी मैंने आपको क्या करा दिया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट या अंडर डेवलप होते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट बना के लिखो, इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है, 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट। अब कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा सा डीप पूछ लेता है कि 70S राइबोसोम जो कि खाली प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है उसका स्ट्रक्चर बताना। तो देखो 70S राइबोसोम्स जो होता है वो दो यूनिट से मिलके बने होते हैं। एक आपकी होती है लार्ज यूनिट, ठीक है, और एक आपकी होती है स्मॉल यूनिट, ठीक। जो लार्ज यूनिट होती है वो होती है आपकी 50S, और जो स्मॉल यूनिट होती है आपकी सॉरी, वो आपकी होती है 30S, ठीक है। तो लार्ज यूनिट 50S हो गई और स्मॉल यूनिट 30S हो गई। अब इसका मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग प्लस मत करना, क्योंकि ये लेबोरेटरी के अंदर कुछ और ही इसमें चल रहा था। अब एक क्वेश्चन जो था एग्ज़ाम में आता है कि ये S का मतलब क्या है। तो यहाँ का जो S का फुल फॉर्म होता है वो ये होता है SVEDBERG, ठीक है, सेवेटबर्ग। ये एक असल में राइबोसोम को कैलकुलेट करने की साइंटिफिक यूनिट होती है। तो वो 50S जब आप प्लस 30S का करके करोगे तो कुछ इस तरीके से उनका बैठता है, ठीक है। तो आपको और इसके डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इतना याद रखना है कि 70S राइबोसोम के दो पार्ट होंगे, 50S और 30S, और S का अगर कभी फुल फॉर्म आ जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द S या यूनिट क्या होती है, तो सेवेटबर्ग जो है उसका वो नाम आपका होता है, ठीक है। तो एक तो आपका ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कैरेक्टर लिखते हैं। जो आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें या तो DNA होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, और या तो इसमें RNA होगा, ठीक है। तो यू कैन राइट इट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हाट वी फाइंड DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA, ठीक है। दोनों में से कोई एक मिलेगा, गलती से दोनों टिक करके मत आ जाना। अगर बीच में एंड लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर एक प्रोटीन होता है, लिखो इसको आप लोग पॉइंट बना के लिखो, हिस्टोन, HISTONE, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट
हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम में पूछते हैं कि इनमें से वो कौन सा प्रोटीन है जो कि राइबोसोम में नहीं, मतलब राइबोसोम या सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है, तो आप इसको टिक करके आएंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में आपको ये मिलना शुरू हो जाएंगे जितनी भी आपकी चीज़ें। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ें कि क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो अगला हेडिंग मतलब अगला पॉइंट आप लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है, जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं जो कि चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो उनको इन्फेक्टेड करते हैं, या आपके एनिमल हो क्या कहते हैं उनको इन्फेक्टेड करते हैं, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो क्या हो गए आपके प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। देन आपके ये पहला एग्जाम्पल हो गया। देन सेकंड आपका हो गया PPLO, ठीक है। तो PPLO भी इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है, PPLO। इसको हम लोग PPLO को अगर आपको लिखना है तो इसका फुल फॉर्म आप लिख लो क्या होता है PPLO को, कई बार एग्जाम पूछ लेता है। लिखिए, मैं इसका लिख दे रहा हूँ आप लिख लिए, PALE पेल निमोनिया। इसमें P जो है वो साइलेंट होता है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आपका PPLO हो गया, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका है, आपका प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। देन उसके बाद आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल के क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। चलो अगला हम लोग लेते हैं आपका व्हाट, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें लिखो आप लोग जो मैंने शुरू में लिखा था, यूकैरियोटिक सेल ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या टू टाइप लिख लो। पहला आपका एनिमल सेल और दूसरा आपका प्लांट सेल, ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका एक मैं आपको थोड़ा इमेज दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाए। ये देखो आपका एक बड़ा अच्छा डायग्राम है किसका, प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। तो आप दोनों के डायग्राम में एक चीज़ कॉमन पहले सेल ऑर्गन्स देखो। तो अगर हम कॉमन सेल ऑर्गन देखें तो मैं पहले जरा इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा ये हाईलाइट हो सके आराम से। अगर आप देखो प्लांट सेल में भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और जो आपका एनिमल सेल होता है उसमें भी आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ ऐसे मतलब 50-60% इसमें भी और इसमें भी एनिमल सेल में कुछ ऐसे मिलेंगे जो सेम होते हैं, दोनों में होते हैं। लेकिन जैसे कि आपका सेल वॉल है वो आपको सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका प्लास्टिड्स, ठीक है, वो आपको किस में मिलेगा, प्लांट सेल्स में मिलेगा। प्लास्टिड्स जो होते हैं जैसे ये क्लोरोप्लास्ट हो गया और भी मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, वो आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है पॉज करके आप एक अगर हो सके तो ये डायग्राम को ड्रॉ कर लो। एक तरफ यहाँ लिख लो सेल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया सेल लिस्ट ऑफ सेल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट सेल, और यहीं पर लिखा लिस्ट ऑफ सेल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल सेल्स, ठीक है। तो एक बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, ठीक है। ये एक कॉमन जो है एनिमल सेल का एक एग्जाम्पल है जिसमें अगर आप देखें कि जिनके बारे में हमको पढ़ना भी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, बिल्कुल बीच में आपका होता है, फिर न्यूक्लियस हो गया। तो ये देखो आपका न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। फिर ये जो आप देख रहे हो ब्लूइश टाइप का, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। देन पेरोक्सिसोमस में आपको पढ़ाऊंगा, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, सुसाइडल बैग बोलते हैं इनको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, और साइटोस्केलेटन भी पढ़ लेंगे हम लोग, और ये राइबोसोम्स आपके हो गए, ठीक। तो इसको अभी अगर मैं ये वाला डायग्राम भी अगर आप देख लें तो बहुत अच्छा है कि ये जो है आपके कॉमन सेल ऑर्गन्स हैं जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मिलते हैं। तो ये आपके MCQ में आ सकता है कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गन्स हैं जो कि दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलते हैं। और दूसरा आ सकता है कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गन्स हैं जो सिर्फ किस में मिलते हैं,
प्लांट सेल में मिलते हैं और सिर्फ किस में मिलते हैं, एनिमल सेल में मिलते हैं। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट सेल में क्या मिल रहा है, सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल्स मिल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं। तो देखो ये रट्टाफिकेशन करना है आपके एमसीक्यू में, वो आपको यही दे देंगे कि लार्ज वैक्यूल्स ऑल्सो फाउंड इन दी एनिमल सेल। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। लार्ज वैक्यूल नेवर फाउंड इन दी एनिमल सेल। ऐसी आपके यहाँ पे कर देंगे कि एनिमल सेल में क्या क्या, तो लिख देंगे सेल वॉल फाउंड इन दी एनिमल सेल, तो वो हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ कहाँ मिलेंगे आपको, प्लांट सेल में मिलेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर आप देखें तो आपको बहुत कुछ जो है क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो है शुरुआत अब करेंगे, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल जो पढ़ेंगे एक सेल ऑर्गन की, वो पढ़ेंगे हम लोग अबाउट दी व्हाट, ये एक एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है पहला लिख लीजिए लिस्ट ऑफ सेल ऑर्गन्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ सेल ऑर्गन्स, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ कि वो ब्लूइश में दिखता नहीं है आप लोगों को। तो लिस्ट ऑफ सेल ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें जितने भी आपके डाउट हैं, जब हम लोग लाइव क्लास करेंगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट लिखते जाओ आप। इसको शुरुआत करते हैं हम लोग पहले। तो सबसे पहला लिखिए आप लोग, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, ये पहला आपका हो गया। देन दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, सेकेंड थिंग जो पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। गोल्जी बॉडीज़, थोड़ा मैं थोड़ा सा तेज़ लिख रहा हूँ तो राइटिंग पूरी बननी, मैं स्पेलिंग पूरी बना नहीं रहा हूँ, तो प्लीज़ जो मैं ओरली बोल रहा हूँ, वॉइस जो आप तक पहुँच रही है, तो पॉज करके लिखते जाओ आप लोग। गोल्जी बॉडीज़, देन उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये भी दो तरीके के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। देन उसके बाद फोर्थ जो हम लोग पढ़ेंगे, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ जो है, मेन हमको सेल ऑर्गन्स ही पढ़ने, जैसे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रोसोम्स, ठीक है, सेंट्रोसोम्स। देन सिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइसोसोम्स, LYSOSOMES, लाइसोसोम्स, ठीक है। देन उसके बाद सेवन्थ पढ़ेंगे प्लास्टिड्स, PLASTIDS, प्लास्टिड्स, ठीक है, क्योंकि इसके अलग अलग क्लोरोप्लास्ट हो गए, आपके क्रोमोप्लास्ट हो गए, सब कुछ हमको इसमें पढ़ना पड़ता है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो बॉडीज़, एक जो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, इसके बारे में एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा दूंगा, माइक्रो बॉडीज़, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे जो है वो क्या है, आपके सेल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर जो है मैं 30 मिनट्स का ही रखता हूँ, लेक्चर 1 कह सकते हो आप इसको। पहले आप इसको जितना आपको ये मैंने अभी इस लेक्चर में दिया है, पहले आप इसको पढ़ें। इसके नोट्स जो मैंने ओरली बोले हैं उसको प्लीज़ लिखना। जो मैं आपको ओरली बोल रहा था, जब तक आप उसको अपने कॉपियों में, अपने नोट्स में लिखोगे नहीं, वो याद नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बार बार आप स्टार्ट करके करने में थोड़ा टाइम लगता है, और कहाँ तक आप पढ़ रहे हैं। तो इस रिकॉर्डेड वीडियो का फ़ायदा यही है कि आप इसको पॉज करें, नोट्स बनाएं, फिर आगे बढ़ें, मेरे मतलब प्ले करें, फिर उसको सुने, फिर लिखें, और साथ में डाउट्स भी जो है वो आप लिखते जाएं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग लाइव क्लास करेंगे तो उस लाइव क्लास में आप मुझसे अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 2 जो है वो मैं शुरू करूँगा इन सारे सेल ऑर्गन के क्या कहते हैं, फंक्शन से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।